हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी में पूछे गए पॉलिटी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख लीजिए। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो बोला गया है 21 नंबर, ताकि इसके पहले पिछले सेशन पार्ट 1 में हम 1 से 20 तक क्वेश्चन कराए हुए हैं और उसी का पार्ट 2 जो लेके आए हैं जो 21 से 70 तक लेके जाएंगे हम। तो देखते हैं 21 क्वेश्चन में, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव का अगर हम बात करते हैं तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो जो हुआ था 1951 में। कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 में। अगर हम 1950 की बात करते हैं तो 1950 में आया था योजना आयोग। क्या आया था? तो योजना आयोग आया था, योजना आयोग आया था। और 1951 की ही हम बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था, पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था जो फर्स्ट चला था 1951 से 56 तक, 1951 से 56 तक। हम बात करते हैं 1952 का। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद आया था, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में। फिर आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1951 में। पंचवर्षीय योजना भी शुरू हुआ था 1951 में। 1950 में आया था योजना आयोग, 1950 में योजना आयोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 22, 22 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। तो 22 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो भारत में पंचायती राज आरंभ का अगर बात करता है तो आरंभ हुआ था 1959 में, और 1959 में हुआ था राजस्थान, राजस्थान। तो राजस्थान के नगौर जिला से हुआ था, नगौर जिला से हुआ था, राजस्थान के नगौर जिला से हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, क्या बात करते हैं अगर 1957 के, तो 1957 में ही बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, 1957 में ही बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत दिया था, त्रिस्तरीय पंचायत दिया था 1952 में, 1957 में। 1952 का बात करते हैं तो बात की है राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में। पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था 1951 में। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 1959, राइट आंसर है क्या है? तो 1959 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था वो हम बताएं कि 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था, जो राष्ट्रीय विकास परिषद भी हम कहते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। अगर हम बात करते हैं 2 अक्टूबर 1959 का, तो ये हुआ था पंचायती राज जो प्रथम बार हुआ था कहाँ? तो राजस्थान में लागू हुआ था, राजस्थान में नगौर जिला में। कौन सा जिला में? तो नगौर जिला में स्टार्ट हुआ था 1959 में। हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम का इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है कि गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो ये दिया था इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिए थे। तो गरीबी हटाओ का नारा दिए इंदिरा गांधी ने। और जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में, 1929 में, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। कौन? तो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ये इसका आंसर होगा। गरीबी हटाओ का नारा कौन दिए थे? तो इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर आ गया 25, 25 में बोला गया है कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। तो सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति, और हम देखते हैं विधिक स्वीकृति। तो हम कह सकते हैं कि विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है, विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है, लेकिन सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है, नैतिक स्वीकृति प्राप्त है, राजनीतिक स्वीकृति प्राप्त है, लेकिन विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है। तो ये संबंधित है प्रस्तावना से। किससे संबंधित है? तो प्रस्तावना से संबंधित है। किस? प्रस्तावना से संबंधित है। किससे है? तो प्रस्तावना से। अगर हम प्रस्तावना का अगर हम बात करते हैं तो प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और अखंडता, और अखंडता। ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार के देखिएगा तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकार का बात करते हैं तो भाग नंबर 3 में है। भाग नंबर 3 में अनुच्छेद करिएगा तो 12 से 35 तक, 12 से 35। मौलिक अधिकार लिया गया कहाँ से? तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का अगर हम बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य का अगर भाग बात करिएगा तो भाग है 4 के ए में, 4 के ए में, और अनुच्छेद है 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का अगर बात करिएगा तो मूल संविधान में 0 था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन, 42वां मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में क्या था? तो 0 था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का अगर हम बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में क्या था? 0 था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 को जोड़ा गया, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक जोड़ा गया, और टोटल अभी संविधान मूल कर्तव्य का बात करिएगा तो टोटल कितना हुआ? 11। तो टोटल मूल संविधान में कितने हैं? तो अभी मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इसका हो गया आंसर 4। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में है 27 में बोला गया है कि संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है। तो संघ के कार्यकारिणी प्रणाली पर प्रमुख कौन होते हैं? तो एक होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है? क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है? तो नहीं, या कभी नहीं, ऐसा नहीं है। केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसा सलाह दे। ये राइट आंसर है कि इसका केवल तभी हटा सकते हैं जब प्रधानमंत्री सलाह देंगे तब मंत्री को हटा सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न में बोला है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? पहला में बोला राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है, दूसरा अध्यक्ष नहीं चुन सकते हैं। क्या कि राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कुछ समय के लिए ही जाते हैं। जब राष्ट्रपति कुछ काम से चल जाते हैं तो कुछ समय के लिए ही उपराष्ट्रपति बैठते हैं। नेक्स्ट बोला राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। तो ये सही आंसर है कि राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली रहना चाहिए, क्योंकि कुछ समय के लिए, अल्प मात्रा के लिए ही उपराष्ट्रपति बैठते हैं। जब राष्ट्रपति अपना पद संभालेंगे तो फिर वो अपने चले आएंगे कहाँ? तो राज्यसभा के अध्यक्ष का पद खाली है, वहाँ वो पूरी तरह से बैठेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। बोला गया है कि न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। तो न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है तो है यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री। इसे बात करते हैं, पहला में बोला कि यह स्वतंत्र एवं मुक्त होते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट में बोला है कि यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, तो इस संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, ये भी सही है। यह एक एकल समन्वित तंत्र है, तो यह भी एकल समन्वित तंत्र, ये भी सही है। लेकिन यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री है, तो यही गलत है। ये न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सर्वोच्च विधि निर्मात्री। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट में बोला गया है कि वित्त के संदर्भ में संविधान ने पहला बोला है राज्य के अनुकूल बंटवारा किया, गलत। केंद्र के अनुकूल बंटवारा किया, ये भी गलत। बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया, यही राइट आंसर है कि बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता होते हैं। तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होते हैं? तो संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। सेकंड देखिएगा, सेकंड में बोला है कि भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है। तो पंजीकरण का जो काम करते हैं वो पंजीकरण का काम करते हैं निर्वाचन आयोग। कौन करते हैं? तो निर्वाचन आयोग का काम है कि मतदाताओं का पंजीकरण करवाना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन और किस अधिनियम में आया था? तो हम बात करते हैं सिक्किम का। तो सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था।
सह राज्य का दर्जा मिला था। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको राज्य का दर्जा दिया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि सिक्किम एक नया राज्य 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसका दर्जा दिया गया था। और अगर सह राज्य का दर्जा बोलेगा तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा दिया गया था, 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि भारत का संघ, भारत का संघ का बात करता है कि भारत का संघ, तो भारत का संघ भारत का क्षेत्र परिवाची है, ये गलत है। उन राज्यों को समाहित करता है जो संघीय व्यवस्था का सदस्य है, ये भी नहीं सही है। भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल करता है, तो ये राइट आंसर है कि भारत के राज्यों, राज्य एवं संघों का, पढ़े होंगे कि राज्यों, भारत संघों का राज्य, संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़े होंगे, तो वही है कि भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हैं, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हैं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिएगा। अगले प्रश्न में 36 नंबर में बोला है कि शीर्षक, क्या, तो शीर्षक, शीर्षक स्वतंत्र का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार पता है कि 19 से 22 तक होता है, 19 से 22 तक होता है। तो 19 से 22 में पूछा गया है कि बताइए कौन सम्मिलित नहीं है। तो कुछ मामले गिरफ्तारी से है, तो गिरफ्तारी और निरोध का बात किया है आर्टिकल नंबर 22 में, ये तो 19 से 22 में आ जाएगा। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया है, इसमें तो 19 में। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी बात किया गया है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता किया गया है 21 में, ये भी स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। आगे देखिएगा। विवेक की स्वतंत्रता, तो विवेक की स्वतंत्रता स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं बोला गया है, विवेक की स्वतंत्रता, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 4 नंबर। अगर हम बात करते हैं समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार तो ये होता है 14 से लेके 18 तक। और स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अगर पूछेगा तो ये होता है 19 से लेके 22 तक, 19 से लेके 22 तक। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में है 37, एकत्रित होने के नागरिक के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं सभा होनी चाहिए, सभा होनी चाहिए, तो पता होगा कि एक आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल नंबर 19 है। हम आपको बताएं कि स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया है 19 से 22 तक दिया है। इसमें 19 के 1 में बोला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या बोला है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आरटीआई फाइल करने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, और 2 में दिया है बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, और 3 में दिया है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और 4 का अगर बात करते हैं तो 4 में है बिना रोके ठोके चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। अगर हम 5 का बात करते हैं तो 5 में है बसने की स्वतंत्रता, क्या है, तो बसने की स्वतंत्रता, और 6 में बोला है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो अब मूल अधिकार नहीं रहा। और इसको 44वां संविधान 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यहाँ से हटा के और 300 के कम में, 300 के कम में रख दिया है। और यह अब मूल अधिकार नहीं रहा, यह कानूनी अधिकार बन गया, कानूनी अधिकार बन गया। और 7वां जो बोला है, 7वां है जो व्यवसायिक का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार। हम आपको बताए हैं कि स्वतंत्रता में 19 से 22 तक आर्टिकल है। इसमें 19 में हम बताएं कि पहला में दिया व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा सब बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा है संगठन की स्वतंत्रता, चौथा है बिना रोके ठोके चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, 5वां में बोला है बसने की स्वतंत्रता, 6वां में है संपत्ति का अधिकार था जो अब ये मूल अधिकार नहीं रहा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा के 300 के कम में कानूनी अधिकार की मान्यता दे दिया गया। और 7वां में बोला गया है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो आपसे प्रश्न में पूछा है कि एकत्रित होने के नागरिक के, एकत्रित होने की मतलब एक जगह एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त है कि सभा, सभा बोल दिया है, तो सभा में हम बताए थे कि शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण और शस्त्रहीन, शस्त्रविहीन, शस्त्रविहीन मतलब बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं, बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 38 नंबर देखिएगा। तो 38 नंबर में बोला गया है, 38 में बोला है भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा बोला केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन बोला है कि किसी दशा में वापस नहीं ली जा सकती है, किसी दशा में वापस नहीं ली जा सकती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल के समय वापस ली जा सकती है, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में बोला है भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा
केवल विधि द्वारा ही स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। विधि मतलब कानून के माध्यम, विधि मतलब कानून, तो इसी से सिर्फ वापस ली जा सकती है। केवल विधि द्वारा ही स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। अब आप कहिएगा कि एक बताइए कि आपातकालीन के दौरान तो भी हटता है, तो आपातकालीन के दौरान जो वापस होता है ना, अल्प समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। जैसे आपातकालीन में राष्ट्रपति शासन लगा, फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगा, फिर वित्तीय आपातकाल लगा, तो इसमें कुछ समय के लिए ही हटाया जाता है, मौलिक अधिकार को भंग किया जाता है, या मतलब कुछ समय के लिए ही बंद किया जाता है। और ये बात कर रहा है कि भारतीय संविधान की घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, तो देखिए इस संसद के विधि मतलब कानून के केवल विधि द्वारा ही स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिएगा, 39 नंबर में बोला गया है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता, कॉमन सिविल कोड लागू है। समान आचार संहिता अगर लागू का बात करते हैं तो वो राज्य है गोवा। कौन है? गोवा। क्षेत्रफल पे सबसे कम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। कौन सा? तो गोवा। हम जम्मू और कश्मीर का बात करते हैं तो डल और वुलर झील यही हैं, डल और वुलर झील यही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 40 नंबर। 40 में भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल का आपको बताते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल का नेता बना रहता है, यह राष्ट्रपति के निर्देश पर निर्भर होता है। और आगे बोला जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए होते हैं। राइट आंसर का अगर बात करिएगा तो राइट आंसर यही होगा कि जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए होते हैं। अब हम बताते हैं इसके बारे में। बोला है भारत प्रधानमंत्री का कार्यकाल। देखिए अगर हम बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो आते हैं लोकसभा से, और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकता है। इसलिए इसका आंसर अगर राइट आंसर का बात करिएगा तो राइट आंसर इसका होगा तो ऑप्शन नंबर 4 होगा कि जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहते हैं, जब तक वो कार्यकाल में ही बने रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न बोला है कि यदि महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है, अगर महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो वह त्याग पत्र किससे संबोधित करेगा? किसको संबोधित करेगा? तो त्याग पत्र किनको करेंगे? तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। अगर मानते हैं कि अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना रहेगा तो किनको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। किनको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना रहेगा तो किनको देना है? तो राष्ट्रपति को देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए, मतलब समानता समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किनके द्वारा? मतलब महत्वपूर्ण निर्णय किनके द्वारा लिया जाता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा, कैबिनेट मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या प्रधानमंत्री और संसदीय सचिव के द्वारा? इसका अगर हम बात करते हैं राइट आंसर का, इसका राइट आंसर जो होगा वो कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। और कैबिनेट का द्वारा बोलता है इसमें रहते हैं पीएम प्लस मंत्रिमंडल, और इन्हीं के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा ही समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि एक धन विधेयक अगर हम बात करते हैं एक धन विधेयक, तो एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में अंतर बताना है। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में अंतर बताना है। तो वित्त विधेयक केवल एक सामान्य विधेयक होते हैं, ये गलत है। वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये तो तुलना हम नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे में बोला है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर अगर कहिएगा तो तुलना जो किया है, अंतर खोजा है कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है, तो यही अंतर है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकार किया जा सकता है, मतलब अस्वीकृत का मतलब होता है कि अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन जब धन विधेयक को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम आपको बताते हैं कि अगर मानते हैं कि धन विधेयक जाता है लोकसभा और राज्यसभा, अगर हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा का, तो लोकसभा और राज्यसभा, वित्त विधेयक है जो राज्यसभा इसको अस्वीकार कर सकता है, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा नहीं रोक सकता है। राज्यसभा को धन विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिन ही रोक सकता है, और 14 दिन के बाद ये अप्रूपी मतलब कि बिना परमिशन के ही क्या हो जाएगा, तो ये लागू हो जाएगा, मतलब आगे पेश हो जाएगा, धन विधेयक पास हो जाएगा। तो राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक ही रोक सकता है। अगर 14 दिन के बाद अगर कोई भी राय या डिसीजन नहीं लेता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, मतलब कि लागू हो जाएगा। तो यही अंतर है कि वित्त विधेयक राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, मतलब वित्त विधेयक को अस्वीकार किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा, लेकिन जबकि धन विधेयक को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये मात्र 14 दिन के अंदर 14 दिन ही रोक सकता है राज्यसभा, इसके बाद अप्रूपी क्या हो जाएगा, तो लागू हो जाएगा, धन विधेयक क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न में बोला है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित होते हैं। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो संबंधित होते हैं वो होते हैं लोक लेखा समिति से। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किससे संबंधित होते हैं? तो लोक लेखा समिति से होते हैं। अगले प्रश्न, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? तो राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, या संसदीय स्वीकृति के पूर्व, या व्यय नहीं कर सकता है। हम आपको बताते हैं कि आकस्मिकता निधि मानते हैं कि कोई बैठक संसद में, कोई भी ऐसा बैठक नहीं अभी चल रहा है, अगर कोई ऐसा अर्जेंटली काम आ जाता है या कोई भी मतलब दिक्कत आ जाता है तो उस समय संसदीय स्वीकृति के पूर्व में, संसदीय स्वीकृति के पूर्व में राष्ट्रपति के व्यय कर सकते हैं। संसदीय स्वीकृति के पूर्व इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, मतलब व्यय कर सकते हैं। इसका आकस्मिकता का विधि निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है उसी तरीका से चुनाव आयुक्त पर भी महाभियोग लगता है। और महाभियोग लगेगा कहाँ? राज्यसभा और लोकसभा में। तो राज्यसभा और लोकसभा में पदच्युत करने के लिए चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर किया जा सकता है पदच्युत। तो हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग पर भी महाभियोग लगा के पदच्युत किया जा सकता है। कहाँ? तो लोकसभा, राज्यसभा और परस लोकसभा में 2/3 बहुमत से पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो हम आपको बताए थे कि धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और जोड़ा गया था इसमें समाजवादी के बाद धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था प्रस्तावना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा 48। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति का अध्यक्ष का अगर हम बात करते हैं कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान निर्मात्री के समय झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। लेकिन बात करते हैं हम चंपारण सत्याग्रह जब 1917 में हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी के साथ थे राजेंद्र प्रसाद भी गए थे और JB कृपलानी भी गए थे और जयप्रकाश नारायण भी साथ में गए थे। कहाँ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगले प्रश्न देखिएगा। तो अगले प्रश्न में बोला है सोलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? सोलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सोलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से एक कानूनी सलाहकार होता है। तो सोलिसिटर जनरल एक क्या होता है? तो कानूनी सलाहकार होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है किसमें? तो संसद में। अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो संसद में निहित होती है। दोस्तों आज हम 50 तक ही रहने देते हैं, इसका पार्ट 3 भी हम 50 से आगे कराएंगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर व्यक्त करें और सब्सक्राइब भी करिए और इसके आगे सेशन भी हम लाते रहेंगे। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।